अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रीब्रांड पाकिस्तान की एक और एपिसोड के साथ अर्शा अफजल आपकी खिदमत में हाजिर। जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने प्रोग्राम में हमेशा बात करते हैं पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग, जो एक्चुअल पाकिस्तान का इमेज है हम वो दुनिया को दिखाते हैं। हमारे साथ बहुत से ऐसे फेजेस, बहुत से ऐसे शाइनिंग स्टार्स हैं जो दिल से पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, और इसमें कोई जेंडर बाइसनेस नहीं है, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, प्रो पाकिस्तानी है और पाकिस्तान के लिए दिल से खिदमत करने के लिए तैयार है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे फीमेल्स इश्यूज़ पे कि किस तरीके से पाकिस्तान में फीमेल्स इश्यूज़ को उजागर किया जाता है और क्या एक्चुअल इश्यूज़ हैं। हमारे साथ हमारी गेस्ट मौजूद हैं आलिया सारिम साहिबा। आलिया सारिम साहिबा के बारे में बताती चलूँ कि आप समाजी रहनुमा हैं, वाइस चेयरपर्सन है सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट की। अपार्ट फ्राम दैट फिलैंथेरेपिस्ट है और बहुत से ऐसे मकामात पे कि जहाँ जहाँ औरत को गलत तरीके से डिटोरेट किया जाता है वहाँ औरत की आवाज़ बन के खड़ी होती है। बात करते हैं अपने गेस्ट। अस्सलाम वालेकुम आलिया साहिबा, कैसी हैं? अल्लाह का करम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने मसरूफ स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। मेरे मुल्क की बात हो, मेरे मुल्क की औरत की बात हो तो मैं हाजिर हूँ। यही प्रोग्राम है हमारा और ऐसे ही लोग चाहिए हमें। आलिया साहिबा, आज जिस तरीके से हमारे प्रोग्राम की थीम है फीमेल्स के क्या इश्यूज़ हैं पाकिस्तान में, एक तो एक्चुअल इश्यूज़ भी हैं, सेकेंडली कुछ इश्यूज़ को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके दिखाया जाता है। सही, हर मुल्क के अपने इश्यूज़ होते हैं फीमेल्स को लेकर, लेकिन पाकिस्तान के इशू को, पाकिस्तान में फीमेल्स के इशू को क्यों इतना ज़्यादा एग्जैजरेट करके दिखाया जाता है? क्या कोई लॉबी काम कर रही है? देखिए, लॉबी तो काम करती है, सारी दुनिया के लिए करती है, हमारे लिए तो नहीं करती। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने अंदर खोट होता है। वो कहते हैं ना कि अपना सिक्का खोटा है तो परखने वाले को हम क्या दोष दें। तो कसूर हमारे अपने अंदर भी है और हमें इसको लेकर चलना पड़ेगा। अब आपने एक सवाल किया बड़ा अच्छा है कि औरत ही पर क्यों इतना फोकस किया जा रहा है। क्योंकि मेरे मुल्क में करप्शन 70s की दहाई में आ गई थी और मेरे मुल्क में बहुत सारी चीज़ें जो 70 से पहले आसमान पर हम जा रहे थे, हमारा पाकिस्तान का नाम बहुत ऊपर जा रहा था, हम बहुत कुछ अच्छा कर रहे थे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके वो नीचे आने लगा। इस वक्त जो भी हमारे मुल्क के हालात हैं उसमें काफ़ी चीज़ें काफ़ी हद तक ख़राब हो भी चुकी हैं। लेकिन एक चीज़ हमारे मुल्क में शुरू से लेके आज तक बड़ी बेहतरीन और बड़ी मस्बत और अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छी थी और अच्छी है और अल्लाह उसको अच्छा रखे, वो थी हमारी औरत और हमारी औरत का किरदार। और वो घर के बाहर तो जो काम कर रही थी वो अपने घर के अंदर बहुत पॉजिटिव काम कर रही थी। मेरे घर की औरत बेहतरीन मर्द बनाकर बाहर भेजती थी, बेटे की सूरत में, भाई की सूरत में और शौहर की सूरत में भी। लेकिन अब कुछ उन्होंने इस तरह से कंफ्यूज कर दिया औरतों को। मैं औरतों की तालीम की इतनी ज़्यादा हामी हूँ, इतनी हामी हूँ कि मैं उन्हीं लोगों में से जो कहते हैं कि एक मर्द को आपने तालीम दी तो आपने सिर्फ एक इंसान को तालीम दी, आपने एक औरत को तालीम दी तो आपने पूरी नस्ल को तालीम दी। तो मैं इसी बात को फॉलो करती हूँ। और चाहे वो जायदाद में हिस्सा हो, चाहे वो औरत का और जितने दीगर उसके हुकूक हैं, सेहत के हैं, खुराक के, मैं सबकी हामी हूँ। लेकिन जहाँ मुझे इशू लगता है या जहाँ मुझे प्रॉब्लम स्टार्ट होती है वो प्रॉब्लम वहाँ है कि जब मुकाबला पैदा किया जाता है, यानी औरत और मर्द का। उसमें भी मेरी सोच बहुत मुख्तलिफ इसलिए कहूँगी कि मैं समझती हूँ कि औरत कई जगहों पर मर्द से कहीं ज़्यादा मजबूत है। यानी जब इतनी ज़्यादा मजबूत है तो उसको मुकाबला करने की क्या ज़रूरत है। मुकाबले की फ़िज़ा तो वो लोग पैदा कर रहे हैं जो औरत को उसके मकाम से कहीं नीचे ला रहे हैं। औरत का मकाम बहुत बुलंद है, वो उसको रियलाइज़ कर ले तो मुझे लगता है वो मुकाबला ख़त्म कर देगी। हाँ, मेरे मुल्क में औरत के साथ अगर वनी का इशू है, कारोकारी का इशू है, या उसको जायदाद में हिस्सा नहीं मिलता, या उस पर डोमेस्टिक वायलेंस होता है, ये सारी वो बातें हैं जिनको एड्रेस भी हम करते हैं, जिन पर हम बात भी करते हैं। और अब जिस तरह से बात करते हैं, मैं अगर नाम ना लूँ वैसे ही जिक्र कर दूं कि हमारे यहाँ तो प्रोग्राम में औरत थप्पड़ मार सकती है मर्द को और वो मर्द पलट कर उसको कुछ नहीं कह सकता। इससे ज़्यादा क्या आज़ादी चाहिए? इससे ज़्यादा क्या आज़ादी। और अगर मैं ये कहूँ कि वो अल्फाज में कुछ आगे पीछे कर रहा था तब भी हाथापाई में औरत के हवाले से एक थप्पड़ जड़ा जाता है। और वो मर्द जो है वो जब हमारी सोसाइटी में बाहर बैठता होगा तो ऐसा नहीं है कि उसके लोगों ने, उसके दोस्तों ने उसका मजाक नहीं उड़ाया होगा, उसका बहुत मजाक उड़ाया होगा। लेकिन ये माशरे के नॉर्म से तो हैं कि वो पलट कर वो नहीं कर सका जो औरत ने किया। तो ये मजबूती किसने दी उस औरत को? माशरे ने। ये इज्जत किसने दी? माशरे ने। तो मेरी औरत के पास इज्जत है, इस वक्त भी बहुत इज्जत है, बस उसको गुमराह ना किया जाए, वो गुमराह ना हो, एहसास कमतरी में बिल्कुल मुब्तला ना हो। आपके इसी सवाल पे आऊंगी। आपने अभी एक बात बोली
کہ یہ میری سوسائٹی کی نارم ہے کہ ایک عورت نے تھپڑ مارا اور مرد نے اس کے جواب میں نہیں تھپڑ مارا. وہ مار نہیں سکتا تھا. اگر وہ مارتا تو جو ریئیکشن سوسائٹی اس کو دیتی وہ کہیں بیٹھ نہ پاتا ہے, وہ مار نہیں سکتا تھا. سیکنڈلی, ڈو یو ریئلی فیل لائک کہ یہی اگر ویسٹ کی سوسائٹی ہوتی, ویسٹ کا کوئی چینل ہوتا, کیا مرد پلٹ کے تھپڑ نہیں مارتا؟ ایسا ہوتا. بالکل. دیکھیے جب آپ یہ بات کریں گے کہ ہم برابر ہیں تو برابری میں تو ہر چیز میں مقابلہ ہے. تو مجھے تو یہ چیز, تشدد کوئی بھی کرے, عورت کرے یا مرد کرے, تشدد ہے. اگر عورت نے کیا تب بھی غلط ہے اور مرد کرے تب بھی غلط ہے. لیکن میری سوسائٹی میں آج بھی عورت کہیں پر کھڑی ہو جائے تو سارا, میں سمجھتی ہوں کہ اس جگہ کے اگر روڈ پر کسی نے تنگ کیا, کوئی پریشانی, سب کھڑے ہو جاتے ہیں عورت کی سپورٹ میں. وجہ کیونکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ میرے معاشرے کی عورت کردار والی ہے, اس نے کہیں پہ کوئی غلط بات نہیں کی ہوگی, اسی لیے تو اس کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. بالکل. ہم عورت کو مظلوم سمجھتے ہیں, عورت کچھ جگہوں پر مظلوم ہوتی ہے, لیکن جب عورت مظلوم ہونے کا عورت کارڈ کھیلتی ہے وہاں وہ زیادتی کرتی ہے. کیونکہ اس وقت سوسائٹی میں جس قسم کے ایشوز میں عورتوں کے حوالے سے بھی دیکھ رہی ہوں, جو زیادتیاں عورتیں بھی اس وقت کر رہی ہیں, کیسز ہیں کورٹ میں, وہ کیسز چل رہے ہیں, تو ان سب کو دیکھنے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ عورت بھی زیادتی کر سکتی ہے. بات یہ ہے کہ ہم نے انسان کی بات کرنی ہے, اس کو مرد عورت کی تخصیص میں نہ لے جائیے. جو اچھا انسان ہے بس وہ اچھا انسان ہے, جو برا انسان ہے وہ برا انسان ہے, چاہے وہ مرد ہے اور چاہے وہ عورت ہے. اور اگر اس وقت ہم نے, اب ہمارے یہاں معاشرے میں اس وقت عورت کی جو تعلیم ہے وہ اب اس وقت سٹارٹ ہوئی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ عورت تعلیم کے میدان میں آگے جا رہی ہے, جابس میں بہت آگے جا رہی ہے, بہت ساری جگہوں پہ وہ بہت آگے ہے. اس وقت اگر ہم نے یہ والا ایک تسلسل توڑا, کس طرح کہ اگر ہم نے تعلیم یافتہ عورت نے اپنا صحیح مقام نہیں بنایا, کیونکہ تعلیم یافتہ عورت کے ساتھ کہتے ہیں اچھا اب تو یہ گھر سے نکل گئی ہے, اب تو یہ کماتی ہے, اب تو اس میں خود سری آ جائے گی. میں اپنی بچیوں سے یہ کہتی ہوں تعلیم حاصل کرنے کے بعد دنیا کو دکھاؤ کہ ہم تعلیم حاصل کر کے آگے بڑھیں گے, لیکن اپنی ویلیوز, اچھی ویلیوز, جو اچھی ویلیوز ہیں ان کو ساتھ لے کر چلیں گے, تاکہ میجورٹی باپ یہ خواہش کریں کہ ان کی بیٹی بھی پڑھے. ویری رائٹ. یہی ایک پوائنٹ ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں کہیں ہمارے ہاں گرومنگ کا کمی ہے کہ جب ہماری بچی گھر سے نکل رہی ہے پڑھنے کے لیے تو کیا اس کو یہ بات نہیں باور کروانی چاہیے کہ بیٹا تم پڑھ تو رہی ہو, بالکل پڑھو, آگے جاؤ, لیکن ایک تو یہ کہ مقابلے پہ نہیں آؤ, کیونکہ تم there are certain times کہ تم مرد سے بھی زیادہ اوپر ہو. بہت سارے مقامات ایسا ہے, مرد سربراہ ہے. یہ جملہ میں ہمیشہ کہتی ہوں تاکہ مرد کو یہ نہ لگے کہ ہم اس کی پوزیشن کو کہیں آگے پیچھے کریں. نہیں, ہم تسلیم کرتے ہیں کہ مرد سربراہ ہے, لیکن سیکریفائسز کی اگر آپ بات کر لیں, آپ ذمہ داریوں کی بات کریں, تو کہیں کہیں عورت اوپر آ جاتی ہے. سیکریفائسز میں تو میں سمجھتی ہوں عورت بہت اوپر آ جاتی ہے. بالکل. لیکن کیا ہمیں وہ گرومنگ نہیں, مطلب ہماری کہیں گرومنگ میں, انسٹیٹیوشنز کی گرومنگ میں, جن اداروں میں بچیاں جا رہی ہیں, کیا وہاں کی کہیں گرومنگ میں اس طرح کا فقدان ہے کہ جہاں بچیوں کو یہ نہیں بتایا جا رہا کہ تعلیم عورتوں کی ضروری تو ہے مگر خاتون خانہ ہو, صبا کی پری نہ ہو. دیکھیں بات یہ ہے کہ دنیا کتنی بھی ترقی کر لے, اولاد کو ماں نے ہی جنم دینا ہے اور ماں نے ہی تربیت دینی ہے, وہ اس کی پہلی درسگاہ ہے. اچھا, اور یہ کوئی عورت کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے, یہ ایسے فطرت سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں ہے, یہ اس کی فطرت کے اندر موجود ہے. اس میں وہ جو کمالات دکھاتی ہے نا, ماں ہونا کوئی معمولی بات ہے, یہ بڑے کمال کی بات ہے. تو جو کمالات وہ ماں ہو کر دکھاتی ہے وہ قوم دیتی ہے. وہ آپ کو, یہ جو فوجی ہیں جو جا کر اپنی جانیں بے دریغ لٹا دیا کرتے ہیں ملک و قوم پہ, کیوں؟ یہ اس ماں کی ہی سوچ ہوتی ہے, اور سوچ اس بچے کی اسی وقت سے شروع ہو جاتی ہے جب وہ ماں کی کوکھ میں ہوتا ہے. ابھی تو دنیا میں آنکھ بھی نہیں کھولی لیکن اس کی سوچ بنتی ہے. سوچ کس سے بننی شروع ہوئی؟ اس کی ماں سے. اس کا مزاج کس سے بننا شروع ہوا؟ اس کی ماں سے. اس کا جسم, اس کا وجود کس سے بننا شروع ہوا؟ اس کی ماں سے. اس نے ساری چیزیں لی کس سے, سینچا کس نے اس کو؟ اس کی ماں نے. بالکل. اتنا بڑا کام جو اللہ تعالیٰ جس انسان سے لیتا ہے, کیونکہ میں مرد اور عورت دونوں کو انسان مانتی ہوں, تو جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے اتنے بڑے کام کے لیے, تو اس کی عظمت میں تو کوئی ڈاؤٹ ہونا ہی نہیں چاہیے. ہماری بچیوں کو ڈاؤٹ میں کیوں رکھا جا رہا ہے؟ انہیں احساس کمتری میں کیوں رکھا جا رہا ہے؟ ہماری بچی میں کوئی احساس کمتری ہے ہی نہیں. چلیں یہ تو ہم نے شہر کی بات کی, میں اگر اپنے دیہات کی بچی کی بات کروں, وہ بچے کو صرف جنم نہیں دیتی ہے, وہ چولہا ہانڈی بھی آخری لمحے تک کر رہی ہوتی ہے. وہاں پہ آپ کو پتہ ہے مویشی بھی گھر میں رکھے جا رہے ہوتے ہیں, ہر گھر میں وہاں پہ ان کا جو ڈومیسٹک جتنے اینیملس ہیں اس میں بکری بھی ہوگی, اس میں گائے بھی ہوگی, بھینس بھی ہوگی, بلکہ وہاں کا سواری کا کچھ فقدان ہے تو وہاں اس کے پاس ٹرانسپورٹ کے لیے گدھا بھی وہیں پہ ہوگا. آپ پانی بھرنے
करने जाना, पानी भरेगी, वहां पे मुर्गियां होंगी, वहां सब कुछ, इन सबको वो देख रही होगी। इन्हीं के बीच में जो उसका शौहर या उसके घर का मर्द हल चलाता होगा, वो भी बहुत मेहनत का काम है। तो हल चलाने के बाद जब वो दोपहर को आराम करता है तो यही औरत उसके लिए खाना भी लेकर जाती है। तो मैं कैसे मान लूं, मेरी औरत में एहसास कमतरी होनी नहीं चाहिए। वो मैं समझती हूँ मर्दों के शाना बशाना काम कर रही है अपने घर के अपने। मैं सिर्फ इतना जानना और कहना चाहती हूँ कि महरम मर्द से बाहर तो जिंदगी कुछ होती नहीं। बाहर के मर्द तो दरिंदे हैं। अगर किसी को शक हो तो आजकल जो हालात पाकिस्तान के हमारे चल रहे हैं वो इसको देख लें। किसी को भी अगर इस बात पे शक है कि महरम मर्दों के अलावा हमें कोई मर्द ऐसा है जो उस निगाह से देखेगा, मर्दों का आलम यह है कि जो घर के अंदर उनकी अपनी बहन बेटी है वो तो उनके लिए औरत का बहुत मुकद्दस रूप है, लेकिन वो जो घर के बाहर उन्हें मिलती है उसका वो क्या असर करते हैं। आप न्यूज किसी भी दिन की न्यूज उठाकर देख लीजिएगा, उन्हें ऐसा लगता है कि ये चलता फिरता उनका कोई शिकार है। ये मैं सब मर्दों के लिए नहीं कहूंगी, क्योंकि जो मर्द ये समझ और शऊर रखते हैं कि जो इज्जत वो बाहर की औरत को देंगे वही इज्जत उनके घर की औरत को मिलेगी, वो तो यकीनन अंदर बाहर एक अच्छा माहौल बनाकर रखते हैं, इज्जत देते हैं और बहुत फासले से साथ में काम करते हैं। लेकिन मेजॉरिटी मर्दों में क्या ये शामिल है? ये मेजॉरिटी मर्दों में वही है कि जहां उन्हें कोई मौका मिलता है तो वो उस मौके को हाथ से नहीं जाने देते। अब ऐसे ही एग्जैक्टली इसी सवाल को हम आगे बढ़ाते हैं कि ऐसे ही मर्दों के लिए सही है, आप औरत के हुकूक के लिए फाइट करते हो, लेकिन ऐसा क्या होता चला गया कि ये हुकूक की फाइट जो एक्चुअल होनी चाहिए सही डोमेन में, ये क्यों गलत तरफ चली गई? इसलिए गलत तरफ चली गई कि मैंने आपसे कहा ना, मेरा माशरा किसी तरह हिल नहीं रहा था। अब आपने कहा था लॉबी है, मैं लॉबी को नहीं उस तरह से बार बार तस्करा करती, लेकिन मेरा माशरा घुटने नहीं टेक रहा था, क्योंकि मेरी औरत घुटने नहीं टेक रही थी, क्योंकि मेरी औरत कह रही थी चाहे मुझे कुछ भी कर दो। मैं उन्हें भी जानती, आज भी मैं उन औरतों को, उन बहनों को जानती हूँ, आज भी भाइयों पर कुर्बान होती हैं। मैं आज भी उन भाइयों को जानती हूँ जो बहनों पर कुर्बान होते हैं, जो अपने अपने सारे वसाइल बहनों के लिए लगाते हैं, उनकी शादियां करते हैं, शादियों के बाद भी उन्हें संभालते हैं। मैं उन बापों को जानती हूँ जिनके जूते फटे हुए होते हैं लेकिन उनकी बेटियां पढ़ रही होती हैं। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो हमारा माशरा किसी तरह भी घुटने नहीं टेक रहा था। देखिए करप्शन आ चुकी है हमारे माशरे में, जो हम देख रहे हैं मैं उससे डिनाई नहीं कर सकती, लेकिन आज भी हमारे माशरे ने अपने आप को सीधा खड़ा किया हुआ है अपने घर की, अपनी फैमिली की इज्जत से। उस इज्जत को किसी ना किसी तरह उन्होंने हिलाना था, क्योंकि उसके हिलने से ही माशरा घुटने टेकेगा। और मेरा एक मिशन है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए। अल्लाह ताला मेरे मुल्क की औरतों को, मर्दों को सलामत रखे और उन औरतों को भी सलामत रखे जिन्होंने घरों के बोझ अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। मर्द कमा कर लाता है, कमाना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, वो कमा कर लाता है, वो घर में देता है, लेकिन घर की रानी, घर की मलिका औरत है। वो जो भी जायज कमा के ला कर देता है उसमें गुजारा करना है, उसने घर भी चलाना है, बच्चे भी पालने हैं, और वो अपने आप को बहुत पीछे रखती है, वो अपने आप को बहुत आखिर में लेकर आती है। मैंने ऐसे भी जुमले सुने कि अगर कोई औरत इस किस्म की बात कर लेती है कि भाई हम अपने शौहर के जूते उतार लेते हैं या हम अपने शौहर के काम करते हैं, तो कहते हैं क्या तुम मासी हो? अभी रिसेंट है, तुम मासी हो? अरे भाई मासी नहीं है, जो सही ट्रैक पर है आप उसको भी डी ट्रैक कर रहे हैं। वो आप जब आप अपने घर का काम करते हैं, आप अपने शौहर का काम करते हैं, तो बदले में वो जो मोहब्बत की निगाह इज्जत के साथ, क्योंकि जब शौहर आपको मोहब्बत से देखता है तो आपकी इज्जत बहुत बढ़ती है, जब कोई गैर मर्द आपको मोहब्बत से देखता है तो आपकी इज्जत गिरती है। कब आप समझेंगे इन चीजों को? मोहब्बत हर औरत का हक है, हर इंसान का हक है, सबको मिलनी चाहिए, लेकिन वो मोहब्बत इज्जत के साथ होनी चाहिए। वो कौन देगा? वो सिर्फ आपका महरम मर्द देगा। महरम मर्द कौन है? आपका बाप, आपका भाई, आपका शौहर और आपका बेटा। इसी तरह, अच्छा मैं हमसे औरतों की बहुत बात करें, लेकिन मैं इसी तरह इसको मर्दों पे भी लेके जाऊंगी कि मर्दों के लिए भी यही 4 औरतें हैं जो महफूज हैं। अगर मर्दों ने भी इन 4 औरतों से बाहर निकलकर कुछ सोचा तो औरत कम नहीं है। फिर औरत घर बनाना भी जानती है और औरत घर बिगाड़ना भी जानती है। औरत को आप ये ना समझिए, वो जमाने चले जब कहते थे औरत पैर की जूती है। औरत पैर की जूती नहीं है। इतनी अल्लाह ताला रहम रखे, यही जूती अगर आप सर पर रखेंगे ना तो आपके सर पर भी बजेगी। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और ये जुमला मैंने किसके लिए बोला? ये मैंने उन औरतों के लिए बोला जो आपके महरम रिश्ते में नहीं आती और आप उनसे किसी तरह की भी दोस्ती, आजकल एक बहुत आम टर्मिनोलॉजी है जिसको मैं नहीं मानती। मेरा मानना ये कि औरत और मर्द के बीच में दोस्ती नहीं हो सकती। औरत और मर्द के बीच में बाकी सब कुछ हो सकता है। वो आपका क्लास फेलो
ہو سکتا ہے, وہ آپ کا کلیگ ہو سکتا ہے, وہ آپ کا ہمسایہ ہو سکتا ہے, جو ریئلٹی ہے وہ ریئلٹی میں آپ کے ساتھ کوئی بھی اس کا تعلق ہو سکتا ہے. لیکن دوستی میں بہت جلدی ایک ایسی چیز شامل ہو جاتی ہے, اور میں یہ صرف بات نہیں کر رہی, میں شیلٹر ہوم رن کر رہی ہوں, میں پچھلے 26 سال سے شیلٹر ہوم رن کر رہی ہوں, تو میں شیلٹر ہوم میں دوستی کے نتیجے آئے دن دیکھتی ہوں, بلکہ روز دیکھتی ہوں. کہانی شروع دوستی سے ہی ہوتی ہے اور اختتام جہاں ہوتا ہے. اور ایک چیز بہت دکھ سے میں کہوں اپنے معاشرے سے, مرد کو کم سزا دیتے ہیں, عورت کو بہت سزا بہت سزا دیتے ہیں. تو پھر کس کو بچاؤں؟ اس کو جو کم سزا ملی ہے اس کو خربوزہ چھری پہ گرے یا چھری خربوزے پہ گرے, بالکل ایسا ہی ہے. تو میں جب اس چیز کو ریالٹی کو سمجھتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ اپنے آپ کو محفوظ کیوں نہ کر لو, اپنے آپ کو کنٹرول کیوں نہ کر لو. اور میں کبھی بھی نہیں کہتی, میں کوئی نہیں ہوتی کہ میں کسی کے لیے حدود حربہ یا باؤنڈریز بناؤں, میں کوئی نہیں ہوتی. ہر عورت, ہر لڑکا, ہر بچہ, ہر اولاد اور اس کے ماں باپ, وہ ایک پوری فیملی یونٹ ہے. انہوں نے اپنی پوری گھر گرہستی اور اپنی باؤنڈریز خود سیٹ کرنی ہے. ہم میں سے کوئی ان کی باؤنڈریز نہیں سیٹ کرے گا. لیکن یہ ضرور کہوں گی کہ بچے ماں باپ کی سنیں, بچے ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھیں, تاکہ ہم باؤنڈریز کے اندر رہ کے بہترین کام کریں. اسی ٹاپک پہ میں ایک اور سوال آپ سے کروں گی, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی تو ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. At Arkansas Spine and Pain, we love being a part of the family that is our great state. Our mission is to help every family we can live pain-free lives so you can get back to taking hikes, walking the dog, giving your kids and grandkids piggyback rides. Give us a call today at Arkansas Spine and Pain and get out of the cycle of agony you're in. You deserve to get your life back ASAP. کینیڈا سے پاکستان اب بھیجے پرسنل آئٹمز, فرنیچر, ہوم اپلائنسز, الیکٹرانکس, جنریٹرز اور بہت کچھ, وہ بھی نہایت مناسب ریٹس پر ود رائل کارگو سروس. پاکستان اور آزاد کشمیر میں فری ڈیلیوری آفر کے ساتھ 200 kg سے زائد آرڈرز کے لیے فری پک اپ فرام آل اوور GTA. کم از کم 25 kg کی ڈیلیوری صرف $4 پر kg سے. سو اس لو کاسٹ ڈور ٹو ڈور ڈیلیوری آفر سے ابھی فائدہ اٹھائیں. کال کریں رائل کارگو سروس at 416-897-3311. گرینڈ الائنس فار پاکستان کی فخریہ پیشکش رنگا رنگ پروگرام لاس اینجلس ہسٹورک اسٹیٹ پارک ڈاؤن ٹاؤن LA. شادیہ منظور, معروف علی حیدر. پہلی بار ساول عیسیٰ خیلوی. عشق پوایا زنجیروں کو. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی عالیہ سالم صاحبہ, بات کر رہے تھے ہم کہ کیا عورت کا رول ہونا چاہیے
کہاں عورت صحیح جا رہی ہے, کہاں اس کے امیج کو ڈیٹیوریٹ کیا جا رہا ہے, اور کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں جو ڈیٹیوریٹ کیا جا رہا ہے. اس میں ایک بہت بڑا رول آتا ہے میڈیا. ہم دیکھتے ہیں وقتاً فوقتاً میڈیا پہ کچھ ایسی چیزیں آتی ہیں, کچھ ایسے کیریکٹرز آ رہے ہوتے ہیں جن کا میں نام نہیں لینا چاہوں گی, بٹ جو عورت کے امیج کو کہیں نہ کہیں خراب کر رہے ہیں. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ میڈیا کا یہ رول ہونا چاہیے اس معاملے میں کہ ایسے ایلیمنٹس پہ ایک چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے؟ میڈیا کا تو بہت زیادہ انفلوئنس ہے ہماری سوسائٹی میں. کسی ایک ہی پوائنٹ پر کیا میں سمجھتی ہوں, میڈیا کا تو ہر جگہ ہی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. کیونکہ میں اس میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں جو بہت بڑے بڑے نام ہیں سیاستدان کے, دیکھیے سیاست میں سب کچھ ہوتا ہے, اچھا برا سب ہوتا ہے, لیکن جس انداز میں ہم اپنے سیاستدانوں کو لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں, اچھا کبھی ہو گیا تو بھی فرق نہیں پڑتا, لیکن ہم تو دیکھتے ہیں جب بھی ڈسکشن ہو رہی ہے وہ اتنے ہائپر ہو رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ وہ والی زبان استعمال کر رہے ہیں. ہم تو چلو دیکھ رہے ہیں, ہماری اگلی نسل بھی دیکھ رہی ہے نا, تو ان لوگوں کو اس چیز کے لیے محتاط ہونے کی بہت ضرورت ہے. اور میڈیا کا امپیکٹ بہت ہے, اور اب تو سارے پروگرام چلے جاتے ہیں نیٹ پر, جن کو بچے بعد میں پھر اکیلے میں سکون سے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو سوچئے جب سکون سے ایک تو پروگرام ہوتا ہے کہ ایک ٹی وی چل رہا ہے, پوری فیملی دیکھ رہی ہے, اس کا اپنا ایک امپیکٹ ہے. اور ایک جب کوئی بچہ بالکل تنہائی میں اپنی فرصت کے لمحات میں دیکھ رہا ہے, اگر وہ سیاست کو دیکھنا چاہ رہا ہے تو وہ پروگرام دیکھ رہا ہے, اگر ڈرامہ دیکھنا چاہ رہا ہے وہ, اس کا امپیکٹ اور زیادہ ہوتا ہے. آپ کو نہیں پتا وہ کیا چیز پک کر رہا ہے. پازیٹیو چیز کو پک کرنا بڑے دل گردے کی بات ہوتی ہے, اور نیگیٹو چیز بہت جلدی اپنی جگہ اس لیے بنا لیتی ہے کہ اس کے پیچھے چلنا آسان ہوتا ہے. جیسے رزق حلال کمانا بہت اچھی بات ہے لیکن ایک مشکل کام ہے, اور حرام کے راستے تو اس وقت کھلے پڑے ہوئے ہیں, اور آپ کو لگتا ہے کہ وہاں سے پیسہ بھی زیادہ آتا ہے, جبکہ میرا بلیو یہ ہے کہ حلال کے کم پیسوں میں بہت سکون اور بہت برکت ہوتی ہے. وہ آتا ہے اور پھر آپ کے پاس رہتا ہے, پھر آپ اس کو برتتے ہیں خوشیوں کے ساتھ. حرام جیسے آتا ہے حرام ویسے ہی چلا جاتا ہے, پتہ نہیں چلتا. اور میڈیا میں ایک چیز بہت زیادہ میں آج کل دیکھ رہی ہوں, اور جس کو میں کہوں گی کہ اب اس چیز سے بھی آگے نکلے, جو کہتے ہیں نا کہ کپڑوں کو دیکھتے ہیں, چھوٹے کپڑے اور بڑے کپڑے اور پیمپرز کے ایڈ, وہ سب باتیں اب ان چیزوں سے تھوڑا سا آگے بڑھیے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ مرد کو بھی نظر نیچی رکھنے کا حکم ہے, تو مرد یہ نہیں, کیونکہ بہت سارے مرد کیا کرتے ہیں, بہت سارے وہ مرد جو جن کو ہم ذہنی مریض کہتے ہیں, جو ہماری سوسائٹی میں جب بھی کوئی کیس ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے قتل کر دیا, سب اب نور کا ہے, جتنے بھی ہیں اس طرح کہتے ہیں جی یہ تو ذہنی مریض تھے. ٹھیک ہے, ذہنی مریض ہوتے بھی ہیں. ذہنی مریض کی ایک قسم اور بھی ہوتی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے کہ اگر رات کو کوئی عورت گھر سے نکلی, کوئی عورت کم لباس میں گھر سے نکلی, تو وہ اس پر اٹیک یہ کر کے یہ کہہ کر کرتا ہے کہ یہ ڈیزرو کرتی ہے, یہ ڈیزرو کرتی ہے کہ اس کے کپڑے یہ تھے, یہ اس کے ٹائمنگز یہ تھے, تو اس کو اس طرح سے نکلی ہے تو میں اس طرح اس کو ٹریٹ کروں گا. اب وہ تو ذہنی مریض ہے, لیکن نقصان تو میری بچی کا ہو گیا. تو میں اپنی بچیوں کو کہتی ہوں کہ ہم کس ذہنی مریض کو روئیں گے, اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو سیو کریں. بچیوں کو سیو کرنے کے لیے دیکھیں, عورت گھر سے نکل سکتی ہے, کسی بھی مجبوری میں نکل سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ کمانے والی ہو بیچاری, کہیں سے اپنی نائٹ ڈیوٹی کر کے آ رہی ہے, وہ نرس ہے, وہ کسی اور جگہ پہ موجود ہے, گھر میں کوئی بیمار ہو گیا ہے, یا شاید ایک وہی کفیل ہے گھر کی. 10 طرح کے مسئلے ہو سکتے ہیں, لیکن اگر کوئی عورت اور ٹائمنگز میں جب گھر سے نکل رہی ہوتی ہے تو اس قسم کے ذہنی مریض اس کو نہیں چھوڑتے, اس کو لیبل بھی کرتے ہیں, اس کو ٹارگٹ بھی کرتے ہیں. تو ہم نے اپنی سوسائٹی کو واپس وہیں لے جانا ہے جو پہلے فیملی یونٹس ہوتی تھی. جوائنٹ فیملی سسٹم کو ہم نے بالکل توڑ دیا, جبکہ وہ کتنا اچھا سسٹم ہوتا تھا. گو کہ اس کی اپنی مشکلات تھی, لیکن ایک ہی وقت میں گھر میں کتنے سارے سربراہ ہوا کرتے تھے نا, یعنی جو بھی چچا تھے, تایا تھے, یا اگر کوئی خاتون نکل رہی ہے تو اکیلے نہیں نکلتی تھی, اسی کے ساتھ گھر کے محرم, گھر کے مرد کے ساتھ نکلتے, گھر کا مرد یا گھر کی عورتیں بھی ساتھ نکلتی تھی, کہ اگر کوئی خاتون نکل رہی ہے تو دیورانی جٹھانی میں ساتھ ہو گئی, کوئی بچی ساتھ ہو گئی, ساس ہو گئی, کوئی. تو کتنے ہم پروٹیکٹڈ تھے, ہمیں غیروں سے مدد نہیں مانگنی پڑتی تھی, ہمیں اپنے ہی لوگوں سے مدد مل جاتی تھی. ہم نے اس سسٹم کو بھی توڑا. جب اس ملک میں فلیٹس بن رہے تھے, جب میرے شہر میں کراچی میں فلیٹس بن رہے تھے, کیوں حکومت کو اس وقت خیال نہیں آیا, جب ہزار گز کے وہ پلاٹ سارے ہمارے ٹوٹ کے ان کو بائیفارگیٹ کر کے پھر اس میں بلڈنگز بنائی گئی, کیوں نہیں خیال آیا؟ واٹر کا پرابلم, سیوریج کا پرابلم, اور ان سارے پرابلمز کے ساتھ سوشل پرابلم. بالکل, جو نیوکلیئر فیملی سسٹم ہے وہ آپ کو بہت زیادہ ڈسٹریکٹ. اور جب آپ نے کم جگہ پر اتنے ساری آبادی کی, پھر اس کے بعد بچوں کے پاس کھیلنے کی جگہ نہیں رہی. اب اگر کوئی 60 گز کے گھر پہ رہتا ہے, یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جو بچیاں, بہت ساری چھوٹی بچیاں زیادتی کا نشانہ بنتی ہیں, وہ دکان پہ گئی تھی, وہ سامان لینے گئی تھی, تو آپ نے جس طرح سے وہاں پر ایک ہجوم سا بنایا ہوا ہے, اس ہجوم کے بعد آپ خود اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. ہماری حکومت, ہماری پولیس یہ اس کو کنٹرول ہی نہیں کر پا رہے. تو آپ نے اس طرح سے ہجوم کیوں بنا دیا؟
आपने इस तरह से आबादी क्यों कर दी? जमीन का जितना हिस्सा था आपने क्यों नहीं सोचा कि इतने हिस्से में कितनी आबादी रह सकेगी और आप कितनी आबादी को कंट्रोल कर सकेंगे? अब जो इस कराची की आबादी है, कोई इंतजामिया उसको किसी हवाले से तरीके से नहीं लेके चल पा रही। सड़कें तो जो हाल है, जो पानी का और हर चीज का, मैं तो कहती हूँ या तो इंसानों का हाल वो है, हमारी बच्चियों का हाल वो है, हम रोज किसी ना किसी बच्ची को रोते हैं और उसमें उम्र की कोई कैद नहीं। हमारी 4 साल की बच्ची भी महफूज नहीं और हमारी 40 साल की औरत भी महफूज नहीं। और जो दरिंदे फिर रहे हैं जिनको हम कहते हैं ये जहनी मरीज हैं, उन जहनी मरीजों के से निमटने के लिए हमारे ही महरम मर्दों को खड़ा होना पड़ेगा। अच्छा आलिया सालिम साहबा, एक सवाल यहाँ पे जो अक्सर हमेशा डिबेट का मौजू बनता है वो ये होता है कि ये चीज़ें पहले भी हो रही थी लेकिन मीडिया ने इसको ज्यादा एग्जैजरेट कर दिया, क्या वाकई ऐसा है? देखो थोड़ा सा मैंने कहा ना, अब कपड़ों से हम थोड़ा आगे निकलते हैं कि हर वक्त एक ही बात हम सुनते रहते हैं। हमने अपनी बच्चियों को गुड टच बैड टच सिखाया, वो काम कैसे आएगा? जो बच्ची को अगवा करता है वो तो उस एक 6 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची जिसको अगवा कर लिया, पकड़कर कोई लेकर चला गया, उसके पास ये गुंजाइश है कि वो गुड टच बैड टच कर सकेगी? वो तो मासूम हिल भी नहीं सकती। और उसके बाद जो मेरी बड़ी बच्चियां हैं, क्या हमने उनको बताया दरिंदों से कैसे बचना है? गुड टच उनके काम आ सका? हमने जब दोस्ती पर किया, अब इससे जो हमारे स्कूल कॉलेजेस में जो हाई फाई चल रहा है, टच हो रहा है ना, बस ये टच उनको कहां से कहां तक आहिस्ता आहिस्ता ले जाता है, फिर हम सिर्फ देखते रह जाते हैं। मैंने स्टार्ट पे यही सवाल आपसे किया था तो जो छोटी बच्ची को जब हमने सिखाया, एक हम कहते हैं 3 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, जैसे ही वो आपको बताया कि फलाने अंकल अच्छे नहीं लगते, फलाने रिश्तेदार, तो आप उसको समझिए और उसको कंट्रोल कीजिए और उसको बचाइए। इसी तरह मेरी वो बच्ची जो स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, यूनिवर्सिटी जाती है, ये गुड टच और बैड टच उसे भी बताना चाहिए। ये जो दोस्त के नाम पर ये जो मिलते हैं ना, वो जो पहले शुरू में सिर्फ हाथ पर हाथ ताली मारी जाती है या हाथ मिला लिया जाता है, या अब तो उन्हें लगता है कि अगर गले मिलके भी हल्के से कर लें तो वो एक तरीकेकार है मिलने का, जो वेस्टर्न वर्ल्ड में स्लोली एंड ग्रेजुअली चीजें आपका नॉर्म बनती जा रही है। जब भी आपकी नॉर्म्स बनते जा रहे हैं तो वो 3 साल की बच्ची के लिए गुड टच खतरनाक नहीं है, वो आपकी 16 साल की बच्ची के लिए भी है, वो आपकी 40 साल की औरत के लिए भी खतरनाक है। आप ये देखें कि ये आपकी सोसाइटी ही तो इसको नॉर्म बना रही है, आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ही तो इसको नॉर्म बना रहे हैं। मैं इसमें आपको बात बताऊं, नाम नहीं लेती उस केस का, सिर्फ इशारतन कहती हूँ। एक बहुत बड़ा केस हुआ था और उसमें जब सारी बातचीत हो गई, ज़ाहिर है मीडिया ट्रायल सारी चीज़ें वो चली रही थी। जब मैंने वहाँ जाकर पता किया, क्योंकि जो उस सब चीज़ों को लेकर चल रहे थे वो एक मेरे बहुत ज़बरदस्त उस्ताद थे एक वक्त के, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर आपको क्या लगता है ये चीज़ सही थी? कहने लगे बस ये इतनी सही थी कि जब खातून का दिल चाहता था तो पता नहीं 10 साल से हाथ मिला रही थी। जिस दिन उनको वो साहब अच्छे नहीं लगे हाथ मिलाने पर, उन्होंने कहा ये तो हैरेसमेंट कर रहे हैं, ये हैरेसमेंट कर रहे हैं। तो अगर आप डे 1 से उनसे हाथ मिलाकर उन्हें बेतकल्लुफ ना करती, मैं ये जानती हूं कि सबको सबके हुदूद में रहने दो, किसी की इतनी मजाल कैसे हो कि वो हमें हाथ लगा ले। और एक बात और बता दूं कि ये जो बच्चियां बहुत ही मासूम होती हैं, बच्चे लड़के भी मासूम होते होंगे, लेकिन मुझे लगता है लड़की इमोशनल भी ज्यादा होती है, सेंसिटिव भी ज्यादा होती है। उसको अपनी फिजिकल जो उसकी बाउंड्री है ना, उस बाउंड्री में तो वो कभी किसी को भी ना आने दे। ये जो पहले प्यार से या ऐसे बहलाकर हाथ मिलाते हैं, ये आपको कहाँ ले जाकर, बहुत सारी बात हो रही है कि जो पार्टीज हैं इसमें बच्चियों को ये दे देते हैं, नशा दे देते हैं, उसके बाद इनकी वीडियोस बना लेते हैं, फिर ब्लैकमेल कर लेते हैं। तो कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? वो हल्की सी मुस्कुराहट जो दी गई थी, या वो दोस्ती जिसमें हाथ मिला लिया गया था, वो चीज जिसको ये कहते हैं कि ये मॉडर्न होना है। आपने मॉडर्न होना है, आप चांद तक का सफर कीजिए। आप अगर फन इसमें आप जाती हैं, फन में जाएं, तो आप चाहे उसमें एक से एक शायरी कीजिए, एक से एक ड्राइंग कीजिए, एक से एक आप आर्टिस्ट बनिए। आप बनिए ना, आप साइंटिस्ट बनिए, आप इंजीनियर बनिए, आप डॉक्टर बनिए, आप आईटी में बहुत बड़ा नाम पैदा कीजिए, आप कीजिए ना। करने वाली कर रही है, कर भी नहीं है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कर रही हैं, लेकिन मैं समझती हूँ मेरी कोई भी बच्ची उस रास्ते को छोड़े ही नहीं। ये रास्ता नहीं है, मॉडर्न होने का ये रास्ता नहीं है। हमने अपनी बच्चियों को कंफ्यूज कर दिया है। मॉडर्न होने का मतलब ये कि सारी दुनिया को आपकी इंटेलिजेंस पता होनी चाहिए। मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं है कि मेरी बच्चियां ज्यादतियां हों, निशाना बने। अगर नूर का वाकया करूं, दिल दहल जाता है कि इतने फिट के फासले पर उसने जो सर उसका रखा था, मेरे अल्फाज जो है ना वो साथ छोड़ने लगते हैं मेरे दिमाग में। इवन इंच ऑफ फिट भी मेरे नहीं क्लियर हो रहा कि इतनी तकलीफ मुझे हो रही है। तो उसकी माँ को कैसा उसके दिल पर गुजरी होगी, उसके दोस्तों के दिल पर कैसी गुजरी होगी, बात सारी यही है कैसी गुजरी हो। माँ को भी चाहिए ना कि बेटी को रोल मॉडल बनाए, मॉडल ना बनाए।
आप देखें, आपकी बात, माँ के ही परछाई होती है बेटी, बाप का परछाई बेटा और माँ की परछाई बेटी होती है, लेकिन सोशल मीडिया ने हमारी बच्चियों को माँ से भी कितना दूर कर दिया है। मैं माँ को या बाप को दोनों को बरिजुमा नहीं कर रही, लेकिन हुकूमत की भी कोई जिम्मेदारी है। पूरी रात के पैकेजेस चलते हैं। अभी हम आएंगे, बिल्कुल मैं अभी आपसे इस टॉपिक पे बात, बिल्कुल इसी सवाल पे भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले क्योंकि डेफिनेटली आप का जिस तरीके से मैं सुन रही थी, आपका एक 26 साल का सफर रहा, तो आप मुझे थोड़ा सा पहले ये बताइए कि आप किस तरह के केसेस डील कर रही होती हैं और इसी माशरे से निकल के बच्चियां आपके पास आ रही हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गई हूँ, और मैंने 26 साल में चीज़ों को बुरा ज़्यादा होते देख लिया। ठीक है, अगर मैं हुकूक की बात करूँ तो अब औरत बात करती है, अब उसके हुकूक पर बात होती है। कारोकारी की जगहों पर जहाँ कभी कोई फातिहा नहीं पढ़ सकता था, अब उस पर पूरी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनती हैं और उस पर बहुत खुले अंदाज में हम गुफ्तगू करते हैं। यानी वही जो भी हम बीच में हमने डिस्कस किया कि जो इनके मेन इशूज़ थे, उन इशूज़ पर सारी बातचीत होती है और NGOs काम भी करती हैं। अगर उनके साथ ज्यादती होती है तो उनके साथ खड़ा भी हुआ जाता है। लेकिन मेरे पास जो औरतों के केसेस आ रहे हैं, औरतों के अंदर भी वो सारे जुराइम अब देखने में आ रहे हैं जिनको हम कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। अच्छा, वो वाले जुराइम औरत का खासा नहीं है। यानी मिसाल के तौर पे मेरे पास ऐसे भी केसेस आए हैं जिसमें बच्ची किसी गलत जगह मौजूद है और उस गलत जगह मौजूद होने में उसकी माँ का अपना भी पूरा रोल है ना। तो मैं एक माँ के बारे में ये तसव्वुर ही नहीं कर सकती कि वो अपनी बेटी की इज्जत बचाने के बजाय उसको किसी ऐसी जगह भेजेगी। ये सब क्यों हुआ? ये सब इसलिए हुआ कि हमारे यहाँ मर्दों ने भी औरतों को उस तरह की इज्जत नहीं दी। याद रखिएगा कि जहां भी कहीं आप कोई बेहयाई देखती हैं, औरत की बेपर्दगी में मर्द की बेहयाई शामिल है। औरत अकेले बेपर्दा नहीं हो सकती, ना उसको वो टास्क वो कंप्लीट कर पाएगी। दोनों इन्वॉल्व होते हैं तो कोई कहानी बनती है। और मुझे दुख इस बात का है कि इन्वॉल्व तो दोनों होते हैं, सजा औरत को ज्यादा मिलती है। और औरत इस चीज से बच यूं नहीं सकेगी कि मैंने अभी वो केसेस भी डील किए हैं कि एक बच्ची है, वो पार्टी में गई है और उसके बाद जो भी उसके साथ सिलसिला हुआ, जब उसने कंसीव किया, वो हॉस्पिटल गई है तो सारे काम में उसकी मौत हो गई। अब आप बताइए कि ठीक है, अगर मैं कहूं कि तुम मुकाबला कर सकती थी, तो अगर तुम मुकाबला कर सकती थी बेटा, तो एंड में जान किसकी गई? और क्या उस लड़के को सजा मिली? क्या उस तरह के और लड़कों को सजा मिली? या मैंने कितनी दफा देखा है कि हमारे बहुत सारे पिकनिक स्पॉट्स हैं, वहां ये बच्चा और बच्ची जाते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तो लड़की रोते हुए वापस आ रही होती है। तन्हाई में वो लड़का कैसे, मतलब मैं ये समझती हूँ वो लड़की किसको मदद को बुलाएगी? जब वो किसी भी वजह से उसने तन्हाई में उसके साथ जाना कबूल कर लिया, तो वहां जाके जो सलूक होगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे इज्तिमाई ज्यादतियों के केसेस भी आते हैं, लेकिन उसमें कई दफा ये भी पता चलता है कि बच्ची को मालूम ही नहीं था, ये इसकी मोहब्बत के झांसे में आई। मोहब्बत के झांसे में आके जब उसने उसको अपनी जगह पर बुलाया तो वहां उसके साथ इज्तिमाई ज्यादती हुई। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बच्चियां इन पे ट्रस्ट नहीं करें। इन लोगों का अपनी एक पूरी सोच होती है, ये उस तरह से ट्रैप करते हैं, और इसमें ना तो उम्र की कैद है, ना इसमें तबके की कैद है। मैं समझती हूँ कि लोअर मिडिल क्लास से लेकर अपर क्लास तक, फिर वही बात है कि क्योंकि आजकल नूर की बात हम बहुत कर रहे हैं, तो अगर आप नूर का केस लीजिए तो इंतहाई पढ़ी लिखी लड़की, इंतहाई बहुत अच्छी फैमिली की, और जिसने उसके साथ ये सब कुछ किया है वो भी बहुत बड़ी, मतलब बहुत पैसे वाला घराना, तालीम के हवाले से एक बड़ा घराना, दोनों इस तरह के। तो हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा देखने में आ रही है। और अब मैं देख रही हूँ कि औरतों को जो असल उनका ट्रैक होना चाहिए था, उन्हें किसी हद तक कंफ्यूज किया गया है। वापस आए अपनी रूट्स पर, औरतें वापस आएं, अपने किरदार की मजबूती रखें, तालीम हासिल करें, खुराक लें, जायदादों में हिस्सा लें और अपना हक लें बहुत सही और जायज़ तरीके से। बिल्कुल। अच्छा, जाने से पहले आखिरी सवाल, पूरी दुनिया में इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं, कहीं ना कहीं औरत को सप्रेस किया जा रहा होता है, तो सब एक्सटेंट पाकिस्तान में भी ऐसा है। लेकिन आप क्या समझती हैं कि गवर्नमेंट का क्या रोल है इस चीज़ को लेकर? और जैसे अभी हमने रिसेंटली देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया ड्रेसिंग को लेकर, मेरे हिसाब से वो कोई गलत स्टेटमेंट नहीं था। हम लोग ना बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं, अब चाहे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हो या कोई और, हम हैं तो बाय नेचर जजमेंटल। उन्होंने बहुत सही बात की है, और जब कोई भी शख्स कोई बात करे और वो सही हो तो आप उसकी बात को अडॉप्ट कीजिए, उसको आप जज ना करना शुरू कर दीजिए। बस ये एक इशू है। जाहिर है हमें जैसा देश वैसा भेस, हमें चीज़ों को देख के चलना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ कि किसी कीमत पर भी अगर मेरी बच्ची बचती है, उसकी जान या उसकी इज्जत बचती है, तो मैं बचाऊंगी और मैं उसको समझाऊंगी, चाहे कई दफ़ा बच्चियों को बुरा भी लगता है। जाहिर है उनकी उम्र होती है, लेकिन
हम बड़े हैं, हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम उन्हें सीधा रास्ता दिखाएं। गवर्नमेंट कवानीन बना रही होती है, कवानीन अभी भी उन्होंने बनाए हैं, लेकिन हमारे पास मसला ये कि कवानीन बनाने में सब एक पेज पे कभी आते ही नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी अलग होती है, समाजी लोग अलग हो रहे होते हैं, और एनजीओज़ में भी मैं आपको बताऊं कि एनजीओज़ भी एक साथ एक जगह खड़ी नहीं होती। जिन एनजीओज़ के फंड्स जहाँ से आ रहे होते हैं वो उसी हिसाब से उनकी कुछ पॉलिसीज़ भी बन रही होती है, बात करते हैं। जबकि मेरा मानना ये है कि जो एनजीओ पाकिस्तान में काम कर रही है और पाकिस्तान के लिए काम कर रही है, तो उसको पाकिस्तान के बेनिफिट के लिए काम करना चाहिए। हम हर मुल्क की इज्जत करते हैं, लेकिन मेरा मुल्क पूरी दुनिया में बहुत, बल्कि मैं कहूँ क्योंकि मेरा मुल्क है तो मेरे दिल से तो आवाज़ है कि अल्लाह ताला इसको दुनिया का बेहतरीन मुल्क बना दे। और मैं दुनिया के हर मुल्क, हर बाशिंदे, हर इंसान की इज्जत करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि वो मेरे मुल्क के लोगों की भी इसी तरह इज्जत करें, मेरे मुल्क की भी ऐसे इज्जत करें। मेरी औरत दुनिया में सबसे मजबूत है और वो साबित करती है। ये तो चंद केसेस हैं जिन्हें हम डील कर रहे होते हैं। अगर ओवरऑल मेरी औरत को देखा जाए तो वो बेहतरीन औरत है दुनिया की। और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो भी पॉलिसीज बना रहे हैं, मेरी एक ही रिक्वेस्ट होगी कि वो सारे लोगों को ऑन बोर्ड ले लें, तो ये इशू हल हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि जब कवानीन बनाए जाएं तो पहले मेक श्योर किया जाए कि जितने बने हुए हैं वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाए तो अच्छी बात है। और एक डोमेस्टिक वायलेंस से जितने भी केसेस हैं, अगर सिर्फ एक महकमे को सही कर दिया जाए, जिसको कहते हैं पुलिस का महकमा, लेकिन पुलिस के महकमे को मैं समझती हूँ अगर 90% तक भी ठीक कर दिया जाए तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। इस वक्त मैं समझती हूँ कि 90 की जगह उसको 09 कर दें तो 9% भी उसकी एफिशिएंसी नहीं हमारे पास मौजूद है। और अगर हमारे कौम में लोगों को इंसाफ मिल जाए, हमारी औरत को भी अगर इंसाफ मिल जाए, यहाँ अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं एक बात कहूँ, मेरी उन शरीफ औरतों की कदर उन मर्दों ने नहीं की जिन्होंने बाहर जाके कहीं उनको डिच किया। तो उन शरीफ औरतों ने तो वक्त गुजार लिया, लेकिन मैं उन बेटियों को जानती हूँ जिन्होंने बैठकर ये कहा कि अम्मा, हम आपकी जैसी कैसे बन जाएं, हम उसकी जैसी क्यों ना बने जिसको हमारे बाबा ने पसंद किया जो बाहर होती है। तो आप सोचिएगा इस बात को कि मैं औरत की तो बहुत बात कर रही हूँ, लेकिन मेरा मर्द, उसको भी सोचना पड़ेगा। आप अपनी औरत की अच्छाई की कदर कीजिए, आप उसकी इज्जत कीजिए, आप उसकी तारीफ़ कीजिए। अपनी औरत, आप बाहर की औरत की तारीफ़ करते कोई बात नहीं, लेकिन अपने घर की औरत की तारीफ़ कौन करेगा? अगर आप नहीं करेंगे और वो तारीफ़ सुनने कहीं बाहर चली जाएगी तो माशरे में डिसबैलेंस हो जाएगा। तो ये एक दूसरे को स्पेस दीजिए, एक दूसरे से मोहब्बत कीजिए। हम एक दूसरे से शादी करते हैं एक दूसरे को जहनी मरीज़ बनाने के लिए नहीं, हम शादी करते हैं एक दूसरे की थकावटों को समेटने के लिए। और अल्फाज जो हम इस्तेमाल करते हैं, अल्फाज एक ऐसा पत्थर है, छोटा सा पत्थर, जिसको हम समंदर में ये सोच कर फेंक दें कि हमने सिर्फ समंदर में पत्थर ही तो डाला है। आप सोच नहीं सकते कि वो नीचे जाते जाते उसकी गहराई कहाँ तक जा सकती है। और अल्फाज, एक लफ्ज़ जो हमने अदा कर दिया, उसको माफ़ तो किया जा सकता है और भुलाया नहीं जा सकता। माफ़ी कितने लोगों को मिलती है? चंद खुश नसीब होते हैं। कोशिश करें ये कोताहियाँ ना करें, औरत की इज़्ज़त करें। और मर्द तो है ही सरबरा, उसको तो अल्लाह ने पहले ही बहुत इज़्ज़त दी हुई है। बहुत शुक्रिया आलिया सालिम साहिबा, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जी तो नाजरीन, प्रोग्राम आपने देखा, गुफ्तगू आपने सुनी, और बहुत पॉजिटिव अंदाज में ये बात की गई कि औरत बहुत मजबूत है। सबसे पहले उसको ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि मैं कितनी मजबूत हूँ और मेरा मकाम एक्चुअली है क्या। जब वो अपना मकाम खुद समझ लेगी तो उसे किसी कंपटीशन में आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी पैगाम के साथ अपनी होस्ट अर्शिया को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम। पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। संतियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में
آن لائن ٹریننگ پروگرام کے تحت 2 سالہ ڈگری پروگرام پیش کرتا ہے۔ آن لائن پڑھنے والے طلباء پروگرام کی تکمیل کے بعد کیلیفورنیا کی نامور یونیورسٹیوں میں داخلے کے اہل ہوں گے۔ سینتیاگو کینین کالج امریکہ میں داخلوں کی ضمانت دیتا ہے۔ سینتیاگو کینین کالج کا خصوصی پروگرام پاکستان کے لیے، آپ کے خوابوں کی تعمیر، اعلیٰ مستقبل کی تعمیر۔ آج ہی داخلے کے لیے مندرجہ ذیل نمبرز پر رابطہ کیجیے۔ دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان، ہائیسٹ کوالٹی پاکستانی مینگوز ان GTA، یعنی پاکستان کے بہترین آم اب GTA میں ہے دستیاب، وہ بھی خاص ہول سیل ریٹس پر۔ ایٹوبیکو، مسیساگا اور برامپٹن میں 6 مختلف سٹور لوکیشنز۔ تو انجوائے کریں سمر کو فیملی اینڈ فرینڈز کے ساتھ، رائل کارگو مینگو ٹائم کے ساتھ۔ مزید معلومات کے لیے ابھی کال کریں رائل کارگو at 905-566-5665 اور وزٹ royalcargo.ca۔ الوطن حلال تندوری ریسٹورانٹ لاس اینجلس کا سرفہرست شاندار، وطن سے دور وطن کی خوشبو، مزیدار لذت سے بھرپور مغلائی کھانے، ممتاز بائی کے ہاتھوں بنے کھانوں کے سب دیوانے۔ یہاں ملتے ہیں تکہ نہاری اور کباب، پائے، پلاؤ اور نان کباب۔ کیٹرنگ پارٹی 1 سے لے کر 1000 لوگوں تک بآسانی۔ امریکہ کے ممتاز برانڈ ہوٹلوں میں خصوصی انتظامات۔ ابھی رابطہ کیجیے وحید بائی سے۔ الوطن حلال تندوری ریسٹورانٹ، وطن سے دور وطن کی خوشبو، 310-644-6395۔ ہے دوست ذرا اور قریبے رگے جان ہو، چنائی چھڑیندا یار، چنائی چھڑیندا یار، وجہ اللہ والی تار، وجہ مرشد والی تار۔ مینوں عشق نہ جاوے کچھ سمجھ نہ آوے، مینوں عشق نہ جاوے کچھ سمجھ نہ آوے، جد سامنے ہووے یار تے نچنا پیندا اے۔ اس دن تم خوشی منانا، پر سب کے سنگی ہیں، کر ایک بار تو اعتبار، پھر دیکھ تماشا یاری کا۔